हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक बुक स्टार्ट करी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसकी वेटेज 20 मार्क्स की थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज था कि कंपनीज की क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जिसको हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट भी कर दिया था। नेक्स्ट चैप्टर था टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टूल्स क्या क्या है एनालिसिस जो हमें करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। उसके लिए हमने बेटा कुछ 3 टॉपिक देखे थे। कौन कौन से? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और यही हमारे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 बन गया था। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि ये एनालिसिस जो है ये होगा कैसे। तो हमने देखा था बेटा, हमने बचपन में मतलब जो 11th क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ा था, एक अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, कि सबसे पहले हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स है उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई। नेक्स्ट पॉइंट था मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर उनको हम मेजर करते हैं मनी की टर्म्स में। फिर रिकॉर्डिंग होती थी जर्नल के अंदर, क्लासिफिकेशन होता था लेजर के अंदर, समराइजिंग होती थी ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर होते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए, अगर या तो कंपनी के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अदर देन कंपनीज, तो दो चीजें बनती, जैसे पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बोलते थे इनकम स्टेटमेंट, इनकम पोजीशन, या फिर जो हमारी क्या शो करता था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो हमारी शो करती थी फाइनेंशियल पोजीशन। और अगर हम बात करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपनी, तो इन केस ऑफ कंपनीज दो चीज़ें बनती थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसको ये क्या शो करता है, इनकम पोजीशन, या इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, और एक बैलेंस शीट। इसके बनने के बाद एक टॉपिक होता था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और नेक्स्ट आता था कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। दो टाइप के यूजर्स होते थे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। लेकिन हमें सिर्फ बात करनी थी इसके बारे में कि एनालिसिस होगा कैसे। तो हमने एक चीज स्टार्ट करी फिर नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर नंबर लास्ट क्लास में सॉरी चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कंपनीज की। कंपनीज एक्ट 2013 कुछ स्केड्यूल प्रोवाइड करता है, कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है, कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। हमें जो भी बात करनी है अपने टॉपिक के में, वो किसके बारे में बात करनी है, स्केड्यूल के बारे में। कंपनीज एक्ट में एक स्केड्यूल 3 है जो बेटा प्रिस्क्राइब्ड करता है फॉर्मेट किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसके फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा है, ये एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में प्रोवाइड करता है। सबसे पहला बैलेंस शीट पार्ट 1, और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपने सीखा था, ये वही स्टेटमेंट ऑफ पेनल बन जाएगा, लेकिन बस ये स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनेगा। ये आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो बैलेंस शीट क्या करता था, इट विल हेल्प टू कैलकुलेट आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी की। एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी एसेट्स के मालिक है, कितनी लाइबिलिटीज पे करनी है, ये चीज हमें शो करता था कौन, बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या शो करेगा, हमारी इनकम पोजीशन, प्रॉफिट और लॉस क्या है कंपनी का, वो क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली मैंने बताया था 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे एक चैप्टर नंबर 5 है जिसकी वेटेज 8 मार्क्स की रहती है। बैलेंस शीट हम सीखेंगे इस चैप्टर में, जिसका हमने लास्ट क्लास में फॉर्मेट सीख लिया था। नोट्स टू अकाउंट भी साथ साथ सीखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी सीखेंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो मैंने आप लोगों को नेक्स्ट लास्ट क्लास में एक फॉर्मेट दिखा दिया था, किसका, पूरा नोटिंग करवा दी थी बैलेंस शीट के फॉर्मेट की, एज पर स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी बैलेंस शीट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं, एक इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट के जो भी हेड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एक इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और एक एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अपने 4 सब हेड होते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अपने 4 हेड होते हैं, मेन हेड कह लो या इक्विटी एंड लाइबिलिटीज सब हेड कह लो, और इन सब हेड के भी सब हेड होते हैं। सबसे पहला जो हेड था शेयर होल्डर्स फंड। आज की क्लास में हम ये तीनों पॉइंट ही कवर करने वाले हैं कि शेयर होल्डर्स फंड है क्या। इस पूरे टॉपिक के बारे में हम आज ही बात करने वाले हैं।
शेयर होल्डर्स फंड के नीचे कितनी चीज आई, सब हेड कितने थे, सबसे पहला शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सबसे पहला था शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर एक नेक्स्ट हेड आया था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका कोई भी सब हेड नहीं था। फिर आया था नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी के अपने 4 सब हेड थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और ऐसे ही फिर नेक्स्ट आया था करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के भी अपने 4 सब हेड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और फिर बैलेंस शीट का क्या हो जाता था टोटल, और यहाँ पर 2 अमाउंट आते थे, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। फिर हमने इसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा था वो किसका था, एसेट्स का। वो किसका था, एसेट्स। एसेट्स के 2 पार्ट, नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अपने कुछ सब हेड है। सबसे पहला आया था फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अपने 4 सब हेड हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये हमने देखा था ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है और हमें यही करना है। फिर नेक्स्ट सब हेड क्या आया था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के कुछ अपने 6 सब हेड थे, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज बताया था क्या होता है, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कैश है या कैश के बराबर है। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स, और कुछ ही आपको न्यू फॉर्मेट भी शो कर दिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अब हमारी मेन क्लास स्टार्ट होती है। कुछ रिवीजन करवा दी हम क्या पढ़ के आए हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, सबसे लेक्चर नंबर 2। हम सबसे पहला हेड पढ़ रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड। आज की क्लास में जो हमारा बेसिकली काम है वो क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। बेटा शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड में 3 चीज़ें हमने देखी थी। सबसे पहला शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। आज इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, शेयर होल्डर मतलब कंपनी के जो शेयर्स के मालिक है, जो शेयर्स होल्ड करते हैं, तो मालिकों का पैसा, यही बेटा इसको ओनर्स कैपिटल भी बोल सकता हूँ, जो मालिकों ने पैसा लगा रखा है। सबसे पहले इसके अंदर जो सब हेड आता है वो आता है शेयर कैपिटल का, वो आता है शेयर कैपिटल का। अब शेयर कैपिटल क्या होता है, पहले तो हम इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग इसके साथ साथ नोटिंग करते रहना। शेयर कैपिटल मीन्स amount received by the company against shares issued for subscription and also issued for consideration other than cash। बेटा शेयर कैपिटल होता क्या है, एक ये डेफिनेशन, वरना मैं आपको एक सिंपल शब्दों में लिख के दिखा देता हूँ। पहले नीचे वाली डेफिनेशन देखना एक बार। द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। एक पब्लिक कंपनी जो भी कैपिटल ऑब्टेन करती है
शेयर्स को इशू करके, बेसिकली शेयर्स को इशू करके जितना भी उसके पास पैसा टोटल आएगा उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। या शेयर कैपिटल मीन्स अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। ये हम देखेंगे, एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल हम पढ़ के आ चुके हैं कंपनीज एक्ट में, कंपनीज की बुक में, उसके बारे में आज दोबारा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो कंपनी ने जो भी शेयर्स इशू करे थे पब्लिक को कि आओ शेयर्स परचेज कर लो, और जो भी वो पैसा रिसीव कर रही है वो क्या है, शेयर कैपिटल। एंड ऑल्सो इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक मैंने आपको पॉइंट समझाया था, अगर शेयर्स इशू होते हैं कैश कंसिडरेशन में मतलब पैसा आ रहा है, या फिर नॉन कैश कंसिडरेशन में मतलब जिसमें शेयर्स तो इशू हो रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, तो शेयर कैपिटल क्या है, जो भी कंपनी कैपिटल ऑब्टेन करेगी शेयर्स को इशू करके उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब वो चाहे कैश कंसिडरेशन के बदले में करे, मतलब शेयर्स इशू करे पैसा आ गया, या शेयर्स इशू करे और पैसा नहीं आया। अब कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में हमें ये अमाउंट शो करना है, इसके हमें क्या बनाने पड़ते हैं बेटा, नोट्स बनाने पड़ते हैं। किसी का ये नोटिंग रहती है, वीडियो पॉज कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। अब ये शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट होगा, मैंने आपको बताया था कुछ नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, इसका हमने नोट नंबर 1 बनाया था। अब ये जो भी है इनके बेटा नोट्स बनेंगे और ये नोट से ही हमें ये चीज़ें शो करनी होती है। अब ये जो शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा, अगर मैं आपके सामने इसको नोट्स बना के दिखाऊँ, प्लीज़ हैंड टू हैंड साथ साथ नोट करते रहना। सबसे पहले हम जो नोट बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, शेयर कैपिटल का। ये चीज़ हम कंपनीज की बुक में भी डिस्कस करके आ चुके हैं, आज थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ लिखना होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। हम यहाँ पे लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हो, आज भी आज की क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस होगी। तो डैश इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 या फिर 100 ईच। हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो जनरली 10 रुपये होती है, और प्रेफरेंस शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो जनरली 100 रुपये होती है। तो ये अमाउंट ऐसे शो हो जाएगा ऑथोराइज कैपिटल। ये बेटा क्या है, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, जितने भी शेयर्स होंगे, या प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 या 100 ईच। यहाँ पर सिर्फ 2 लाइनें डाल देंगे, इसकी टोटलिंग, इसको क्लोज ऐसे ही करते हैं, वो आपने सीखा होगा 1 2 3। वैसे क्लोजिंग नहीं होती, क्योंकि ये जो अमाउंट होता है इसका हमें सिर्फ बेटा यहीं पर शो करना होता है और कुछ भी काम नहीं होता। ये एक टाइप की मेमोरेंडम वैल्यू होती है। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। ये सब क्या है आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ इसको नोट करते हैं ना, अभी कोई मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। इशूड कैपिटल ये भी क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 या 10 ईच। इसको भी टोटलिंग नहीं करते, सिर्फ 2 लाइनें छोड़ डाल देंगे और क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये भी एक मेमोरेंडम वैल्यू या नॉमिनल मतलब इंफॉर्मेशन वैल्यू होती है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप।
बेटा नेक्स्ट मैंने आपके सामने लिखा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में मैंने क्या लिखा, डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मैंने आपको बताया था जो शेयर्स इशू हो सकते हैं, मैंने शेयर कैपिटल के अमाउंट में भी आपको बेटा एक डेफिनेशन में लिखवाया था कि शेयर कैपिटल क्या है, वो अमाउंट जो कंपनी रिसीव कर रही है किसके अगेंस्ट में, जो उसने शेयर्स इशू करे सब्सक्रिप्शन के लिए, मतलब पब्लिक को जो शेयर्स इशू करे, चाहे कैश कंसिडरेशन हो चाहे अदर देन कैश कंसिडरेशन हो, मतलब पैसा आए चाहे पैसा ना आए। तो अगर कंपनी कोई भी शेयर्स इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या नॉन कैश कंसिडरेशन, मतलब जिसमें पेमेंट कैश में रिसीव नहीं होती, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे, आउट ऑफ अबव डैश इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अभी आप सिर्फ इसकी नोटिंग कर रहे हो, मैं आपको अभी कुछ भी नहीं समझा रहा हूं। माइनस कर देंगे कॉल सिनेरियोस, इसमें ऐड कर देते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये टोटल हो जाएगा। इधर एक चीज देखना, हम पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल। कंपनी शेयर्स को इशू करके जो भी कैपिटल ऑब्टेन करती है, जो हमने शेयर बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या लिखा, शेयर कैपिटल। वो शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे निकलेगा, इसके हम क्या बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज कैपिटल, तो डैश इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 या ₹10 या 100 ईच। इक्विटी शेयर की जनरली कुछ ना कुछ फेस वैल्यू होती है, वो जनरली ₹10 होती है, और प्रेफरेंस शेयर्स की 100 होती है। क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है कि फेस वैल्यू ₹100 इक्विटी शेयर्स की, कुछ नहीं बोला तो ₹10 और ₹100 लेकर चलनी होती है। नेक्स्ट आता है इशूड कैपिटल, डैश इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 या 10 ईच। इनकी सिर्फ बेटा ऐसे 2 लाइनें छोड़ के काम चल जाएगा, इसको क्लोज नहीं करना क्योंकि ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वैल्यू है। इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, जो भी होगा वो देख लेंगे। और अगर शेयर्स इशू हुए हैं नॉन कैश कंसिडरेशन के बदले में, जहां पर पैसा नहीं आया है, तो आउट ऑफ अबव डैश इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, ऐसे ब्रैकेट में लिखाएंगे। और एक लास्ट चीज आई सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। मैंने समझाया कुछ भी नहीं है। सबसे पहले होता है इक्विटी शेयर्स, डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप, जो इतना भी बेटा कॉल्ड अप होगा। इसमें से एक अमाउंट माइनस होता है कॉल्स इन अरियर्स का, इसमें से एक अमाउंट माइनस होता है कॉल्स इन अरियर्स का, और एक अमाउंट ऐड हो जाता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसमें से सबसे पहले बेटा क्या माइनस होगा, कॉल्स इन अरियर्स, और ऐड होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अगर आप इसको ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये अमाउंट बाहर और एक अलग से अमाउंट ऐड कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर का, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का कुछ रहता है आप लोग एक काम करना, वीडियो पॉज करना और इसको नोट कर सकते हो। बेटा अब ये जो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये होते क्या है, तो ये टाइप्स ऑफ कैपिटल है हमारा एक टॉपिक, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ये सिर्फ कैसे प्रेजेंट होगा मैंने वो चीज़ आपको दिखा दी है।
तो नेक्स्ट पेज मैंने टर्न कर दिया है। अब हम अपने पास एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल का। सबसे पहला शेयर कैपिटल के अंदर आपने जो लिखा वो क्या लिखा, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का एक नाम और है नॉमिनल कैपिटल। या फिर हम इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। ऑथोराइज कैपिटल के कितने नाम, 3। सबसे पहला ऑथोराइज कैपिटल, या फिर नॉमिनल कैपिटल, या उसको और क्या बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। बेटा हम जब भी कंपनीज बनाते हैं, एक कंपनीज की फॉर्मेशन होती है, इनकॉर्पोरेशन होता है, हम आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं। आरओसी के पास जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो 3 प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होते हैं। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए, और एक होता है प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 6 क्लोजेज होते हैं। उसमें से एक क्लोज आपका होता है कैपिटल क्लोज। उस कैपिटल क्लोज में लिखा होता है कि आपका मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि आपका मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा, मतलब आप कितने शेयर्स इशू कर सकते हो और कितना मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकते हो शेयर्स को इशू करके। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो ऑथराइज कैपिटल क्या है, मैक्सिमम कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय पब्लिक कंपनी फ्रॉम पब्लिक। मैक्सिमम कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय पब्लिक कंपनी फ्रॉम पब्लिक। मैंने क्या बताया, जब भी हम क्या करवाने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किसके पास होगा, आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। इनको हमें क्या देना होता है, एमओए। तो ये जो ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट होती है कि मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज कर सकते हैं, उसके अंदर एक क्लोज होता है कैपिटल क्लोज। तो कैपिटल क्लोज के अंदर ये चीज़ लिखी होती है। तो ऑथोराइज कैपिटल क्या है बेटा, शेयर्स जनरली इशू करती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती पब्लिक को। तो पब्लिक कंपनी शेयर्स को इशू करके मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकती है उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। इट मीन्स सच कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। किसने अथॉरिटी दी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो वो मैक्सिमम कैपिटल हो सकता है शेयर कैपिटल, मतलब इससे ज़्यादा अमाउंट, इससे ज़्यादा शेयर्स हम इशू नहीं कर सकते। तो ऑथोराइज कैपिटल का एक नाम नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय पब्लिक कंपनी फ्रॉम पब्लिक। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला एक कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर सकती है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 ईच। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कंपनी का जो ऑथोराइज कैपिटल होगा वो हो जाएगा ₹10 लाख। 1 लाख इंटू 10 ये हो जाएगा 10 लाख। तो कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल हो सकता है शेयर्स को इशू करके वो हो सकता है सिर्फ 10 लाख रुपए। वो कितना हो सकता है, 10 लाख रुपीस। तो हमने सबसे पहला कैपिटल पढ़ लिया ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है, एक पब्लिक कंपनी शेयर्स को इशू करके कितना मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकती है। हम जब भी रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं आरओसी के पास एक डॉक्यूमेंट देना होता है एमओए। ये जो एक एमओए के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक कैपिटल क्लोज है। कैपिटल क्लोज के अंदर ये मैक्सिमम लिमिट आपकी लिखी होती है कि मैक्सिमम कैपिटल कितना हो सकता है। नेक्स्ट जो अमाउंट आया वो आया इशूड कैपिटल। नेक्स्ट जो अमाउंट आया वो आया आपका इशूड कैपिटल।
अब पब्लिक कंपनी जो मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकती है 1 लाख 10 रुपए वाले, 10 लाख रुपए मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकती है। अब वो एक्चुअली में ऑथोराइज कैपिटल में से कितने शेयर्स एक्चुअली में पब्लिक को इशू करती है, ऑथोराइज कैपिटल में से एक्चुअली में कितने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है। शेयर्स ऑफर्ड बाय पब्लिक कंपनी out of authorized capital to public, शेयर्स ऑफर्ड बाय पब्लिक कंपनी, जो शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक कंपनी, किस में से, आउट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल में से पब्लिक को। मैं कहता हूं कंपनी ने 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे, कंपनी ने 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, ऑफ ₹10 ईच। ऑथोराइज मैंने यहाँ क्या लिखा, शेयर्स ऑफर्ड बाय पब्लिक कंपनी, जो शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक कंपनी, आउट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल कितने शेयर्स का था, 1 लाख इक्विटी शेयर्स का। हम कितने इशू कर रहे हैं, 60,000 शेयर्स टू पब्लिक। तो यहाँ पे जो हमारा इशूड कैपिटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ₹6 लाख, ₹6 लाख। ऑथोराइज कैपिटल क्या था, मैक्सिमम कैपिटल जो पब्लिक कंपनी रेज कर सकती है पब्लिक से। इशूड कैपिटल क्या है, पब्लिक कंपनी आउट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, जो भी शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक को, शेयर्स ऑफर्ड बाय पब्लिक कंपनी, ऑफर कर रही है पब्लिक कंपनी, किसको, पब्लिक को। कहाँ से, ऑथोराइज कैपिटल में से। और ये टाइम टू टाइम कर सकती है। सर यहाँ पे सिर्फ 60,000 शेयर्स ही होंगे, बेटा 10,000 20,000 30,000, वो जितना उसका मन करे उतने शेयर्स वो टाइम टू टाइम इशू कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही इशू कर सकती है। तो ये हमारा होता है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल इट मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब पब्लिक को जो टाइम टू टाइम शेयर्स इशू करती रहती है। तो ये हमारा था इशूड कैपिटल। हमने 2 कैपिटल सीख लिए कि क्या होता है। बेटा नेक्स्ट जो हमारा आया वो आया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। मेन जो बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल दिखाते हैं वो यहीं से अमाउंट निकल कर आएगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब इसके लिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, ऑथराइज कैपिटल क्या था, एक पब्लिक कंपनी कितने मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकती है, कितना कैपिटल रेज कर सकती है पब्लिक से। इशूड कैपिटल क्या है, ऑथराइज कैपिटल में से कितने शेयर्स पब्लिक कंपनी एक्चुअली में इशू कर रही है, किसको, ऑफर कर रही है, किसको, पब्लिक को। अब पब्लिक को हमने 60,000 शेयर्स इशू करे, अब वो 60,000 शेयर्स खरीदे ना खरीदे, बेटा वो किसकी मर्जी है, कंपनी की नहीं, पब्लिक की। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल अगर मैं लिखूं, शेयर्स एक्चुअली सब्सक्राइब्ड या टेकन बाय पब्लिक, शेयर्स एक्चुअली सब्सक्राइब्ड या टेकन बाय पब्लिक। अब इशूड कैपिटल जो था, अगर मैं बोलूं इट मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल it means such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of the company, या जो भी बेटा पब्लिक है वो शेयर्स को जो परचेज करेगी एक्चुअली में। अब बेटा हमने 60,000 शेयर्स इशू करे थे, क्या 60,000 शेयर्स खरीद सकती है, हाँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अभी इस केसेस समझाऊंगा। 80,000 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 50,000 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। तो एक्चुअली में कितने शेयर्स एक पब्लिक कंपनी ने जो इशू करे थे उसमें से पब्लिक एक्चुअली में कितना परचेज कर रही है, वो क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसके हम कुछ बेटा केसेस समझेंगे। मैं केस 1 कहता हूं, हमने पब्लिक को कितने ऑफर करे थे, 60,000 शेयर्स।
हमने कंपनी ने पब्लिक को कितने शेयर्स इशू करे थे? 60,000। पब्लिक अप्लाइड, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया? 60,000। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया? 60,000। कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू करे और एग्जैक्टली बेटा 60,000 शेयर्स ही पब्लिक ने अप्लाई कर दिए, परचेज करने के लिए एप्लीकेशन दे रही है। बेटा ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स कभी भी अप्लाई नहीं हो सकते। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो केस 1 है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेटा जो भी आज की डेट में शेयर्स की सेल परचेज होती है वो डीमैट अकाउंट के थ्रू होती है। डीमैट अकाउंट में बेटा चाहे पहले शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे, पहले बेटा फिजिकल सर्टिफिकेट होते थे, अब वो चीज़ नहीं होती। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पॉसिबल इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, पॉसिबल इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट का? मैंने बोला ये जो 60,000 शेयर्स हैं, मैं सिर्फ ये 4 बंदों को दूंगा, ए बी सी डी। एक को 10,000, एक को 20,000, एक को 25,000, एक को 5,000, कोई भी बेटा रेशियो हो सकती है। मैं जो ये 60,000 शेयर्स हैं सिर्फ 4 बंदों को देने वाला हूँ, ए बी सी और डी। ये 60 के 60,000 शेयर्स अगर मैं किसी बेटा कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को इशू कर देता हूँ, ये जो 60,000 शेयर्स हैं अगर मैं कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को इशू कर देता हूँ, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 60,000 शेयर्स आए, ऑफर करे और 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, एग्जैक्ट नंबर नहीं हो सकता। तो 60,000 शेयर्स इशू करे थे, 60,000 ही अप्लाई कर दिया। ये जो केस होता है इसको बोलते हैं नॉमिनल सब्सक्रिप्शन। ये जो केस होता है इसको बोलते हैं नॉमिनल सब्सक्रिप्शन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, स्पेलिंग गलत हो गई है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा 60,000 शेयर्स का। पहला केस हमने देखा जहाँ पर पब्लिक कंपनी ने ऑफर करे 60,000 शेयर्स और पब्लिक ने भी अप्लाई कर दिया क्या, 60,000 शेयर्स। ये बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 60,000 शेयर्स आए और एग्जैक्ट नंबर ही अप्लाई कर दे पब्लिक। ये पॉसिबल है इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? जहाँ पर भी हम शेयर्स अपने कुछ शेयर्स इशू कर देते हैं कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, कुछ स्पेसिफिक बंदों को। केस 2 देखना, पब्लिक ने कितने शेयर्स इशू करे थे? 60,000। तो ऑफर कितने करे? 60,000। मैं कहता हूँ एप्लीकेशन आ गई 80,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन आ गई मतलब पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया? 80,000 शेयर्स के लिए। जब हमने इशू ही 60,000 करे हैं, हम 80,000 कहाँ से दे दें? अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सर 60 थोड़ी है, 1 लाख है ना। ये अथॉरिटी तो हमारे पास, ऑथराइज कैपिटल तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स का है, तो हम 1 लाख में से तो 80,000 दे सकते हैं। नहीं बेटा, हम जब इशू करते हैं वो अलग से इशू करना पड़ेगा। जब हमारा इशूड कैपिटल 60,000 शेयर्स का है, जब हमारा इशूड कैपिटल जो हम बेटा पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं वो 60,000, तो जब अभी हमने इशू 60,000 करे हैं तो बेटा 80,000 इशू हम नहीं कर सकते हैं। 60,000 है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 60,000 शेयर्स का ही आएगा, इन दोनों का लोअर अमाउंट आएगा। इन दोनों का लोअर अमाउंट आएगा। सर 20,000 शेयर्स का क्या करेंगे? बेटा उसके 3 केसेस होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्सेस 20,000 शुड बी रिजेक्टेड।
अभी मैं सिंपल सा केस लेके चल रहा हूँ कंपनीज एक्ट के अंदर, मतलब कंपनीज की जो बुक चल रही है उसके अंदर आप ये चीज़ सीख लोगे। प्रोराटा अलॉटमेंट होती है। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है बेटा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। मतलब मान लो एक बंदा था, एक बंदा कहता है भाई मुझे 10 शेयर दे दो। अगर मैं प्रोराटा बताऊं प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होती है, मैं सिर्फ समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक बंदे ने कितना अप्लाई करा 10 शेयर्स के लिए। एक बंदे ने कितना अप्लाई करा 10 शेयर्स के लिए। अप्लाइड कितना, अब मैं इसको 10 के 10 शेयर नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ भाई एक काम कर 7 ले ले। तो अलॉट कितने कर दिया, अलॉटेड कितने हैं। मतलब अगर एक बंदा कहता है मुझे 10 शेयर दे दो तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, मैंने इसको कितने शेयर दे दिए 7। तो इसको बेटा पार्शियल अलॉटमेंट या प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं, जहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पर शेयर मिल जाते हैं। ये कंपनीज में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल सा केस ले लेते हैं, जो भी 20,000 रुपये की एप्लीकेशन ज़्यादा आई है, जो भी 20,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने ज़्यादा अप्लाई करा है, इसको रिजेक्ट कर देंगे, मतलब इनका पैसा वापस कर देंगे, इनका पैसा वापस कर देंगे। सब्सक्राइब कैपिटल अभी कितना रहेगा 60,000 शेयर्स का। तो जब भी ऑफर हम कम करें और बेटा एप्लीकेशन क्या आ जाए ज़्यादा, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। थर्ड केस, पब्लिक कंपनी ने इशू करे कितने 60,000 शेयर्स। हमने पब्लिक को कितने ऑफर करे हैं 60,000 शेयर्स, हमने मतलब पब्लिक कंपनी ने। बेटा पब्लिक अप्लाई करती है 55,000 शेयर्स के लिए। पब्लिक अप्लाई करती है 55,000 शेयर्स के लिए। हमने पब्लिक को ऑफर करे थे 60,000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई करा 55,000 शेयर्स। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है कि पब्लिक कंपनी जितने शेयर्स इशू करी है तो मिनिमम इतने शेयर्स पब्लिक को अप्लाई करने ही करने चाहिए। वो जो लिमिट है अकॉर्डिंग टू सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो है 90%। 90% का मतलब 60,000 शेयर्स का 90% कितना होगा 54,000। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा पब्लिक ऑफर करती, पब्लिक अप्लाई करती 50,000 शेयर, 51, 52, 53, कंपनी शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं करती, शेयर्स बेटा अलॉट ही नहीं होते, पब्लिक को दिए ही नहीं जाते, पब्लिक को दिए ही नहीं जाते, क्योंकि बेटा वो मिनिमम 90% का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। 60%, 60,000 का 90% होता है 54,000। हमने कितने ऑफर करे, अप्लाई करे हैं 55। तो इसका भी बेटा हमेशा क्या लेते हैं लोअर, इसका भी हमेशा क्या लेते हैं लोअर। तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब कैपिटल आएगा वो 55,000 शेयर्स का आएगा। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ लोअर, ताकि तीनों में कंसेप्ट क्या हो जाए सेम हो जाए। तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे एक पॉइंट किसका, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। ये जो वर्ड है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कि मिनिमम कितना पैसा, कितने शेयर्स अप्लाई होने चाहिए, कितने शेयर्स अप्लाई होने चाहिए। बेटा दो चीज़ है, एक है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर इस वर्ड को बताया गया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन को, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन बेटा एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन, सेबी, SEBI, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कहता है 90% एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड। 90% एप्लीकेशन आनी ही आनी चाहिए। तो अगर 60,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं तो मिनिमम 90% कितना होता है 54, 55 आ गए तो शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, जो शेयर्स एक्चुअली में सब्सक्राइब करती है कौन, पब्लिक या टेकन बाई पब्लिक। इसके मैंने आपको 3 केसेस बताए। पहला केस, अच्छा ये बता देता हूँ पहले एक बार,
बेटा जब भी शेयर्स कम अप्लाई होते हैं इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। पहला केस बताया नॉमिनल सब्सक्रिप्शन का। नॉमिनल सब्सक्रिप्शन क्या है, 60,000 शेयर्स ऑफर करे थे और पब्लिक भी कितना अप्लाई कर रही है, 60,000 शेयर्स। लेकिन मैंने आपको बताया ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों बेटा, ऐसा होता ही नहीं है कि 60,000 आए और एग्जैक्ट एप्लीकेशन आ जाए। तो ये पॉसिबल है इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, जब भी एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ABCD, उन 4 बंदों को ही शेयर्स इशू कर रही है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल 60,000 शेयर्स का। एक आया ओवर सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर बेटा पब्लिक कंपनी ऑफर तो कम कर रही है लेकिन पब्लिक शेयर्स ज़्यादा मांग रही है। 60,000 शेयर्स ऑफर करे, पब्लिक कह रही है 80,000 दे दो। अब ये 20,000 का क्या करेंगे, मैंने बेटा सिंपल सा लिख दिया, हमारे पास 20,000 एक्सेस है। आपके मन में अगर कोई डाउट आए, सर हमारे पास 1,00,000 शेयर्स तो थे, इशू कर सकते हैं, नहीं बेटा, पब्लिक कंपनी दोबारा 40,000 शेयर्स इशू करेगी तो चलेगा। पब्लिक कंपनी 40,000 शेयर्स इशू करेगी, उनको बाद में शेयर मिल जाएंगे, वो चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। तो 20,000 को बेटा रिजेक्ट करेगी। या बेटा एक चीज़ बताई थी प्रोराटा अलॉटमेंट, जहाँ पे पार्शियल अलॉटमेंट होगी। अगर कोई बंदा कहता है 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, 10 शेयर्स दे दो, मैं कहता हूँ एक काम कल चल 7 शेयर ले ले। एक केस पड़ा अंडर सब्सक्रिप्शन का, जहाँ पे 60,000 शेयर्स इशू करे और 55,000 आए। यहाँ पर आपको एक लिमिट चेक करनी है, किसकी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है कि कम से कम इतने शेयर्स अप्लाई होने ही चाहिए। ये वर्ड बताया गया कंपनीज एक्ट के अंदर। ये जो वर्ड है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये डिस्क्राइब करा गया कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कंपनीज एक्ट पहले भी है लेकिन उसके अंदर कोई लिमिट नहीं बताई गई। इसकी जो लिमिट बताई गई वो सेबी के अंदर बताई गई, 90% एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड। सर अगर यहाँ पे आते 50,000 शेयर्स, बेटा अप्लाई ही नहीं होते, मतलब अप्लाई हो गए, शेयर्स अलॉट नहीं होते, शेयर्स अलॉट नहीं होते। ये जो हमारा कंसेप्ट था ये था सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, ये था सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई। हम जो पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था वो 1956 था। हम शेड्यूल कौन सा पढ़ रहे हैं, 3। कब 1956 में जो शेड्यूल था बेटा वो शेड्यूल 6 था, वो भी रिवाइज हुआ था, उसमें भी चेंजेस है, अमेंडमेंट आई थी, वो रिवाइज हुआ था 2000, रिवाइज हुआ था 2011 में, तो हम उसको बोलते थे रिवाइज्ड शेड्यूल 6। कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है, ये भी रिवाइज हुआ। वरना इसके नीचे बेटा पहले 2 कैपिटल और होते थे, एक कॉल्ड अप कैपिटल और एक पेड अप कैपिटल। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब्ड कैपिटल के ही पार्ट बना दिए गए, कॉल्ड अप कैपिटल को और पेड अप कैपिटल को कंबाइन करके पार्ट बना दिया गया है, किसका, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। तो अब हमें 2 कैपिटल और देखने हैं। और अगर आप लोगों देख रहे हो बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी चीज़ें सेम समझा पाऊँ, क्योंकि आप लोग पहले ही पढ़ के आए हो, तो आपको ज़्यादा चेंजेस मैं ना करवाऊँ। मैं तरीका पढ़ाने का सेम ही रख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये मत सोचना इसकी बिल नोटिंग नहीं करोगे, नोटिंग करनी ही करनी है। इस बार लिमिट्स चेंज हैं, जो वैल्यूज़ है वो चेंज हैं। नेक्स्ट आया कॉल्ड अप कैपिटल। जो नेक्स्ट आया वो आया कॉल्ड अप कैपिटल। पब्लिक कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो कुछ पैसा मांगती है। पब्लिक कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो कुछ पैसा मांगती है। मैंने बताया था हर शेयर की एक क्या होती है, फेस वैल्यू। हर शेयर की क्या होती है, एक फेस वैल्यू। अब जो बेटा वो फेस वैल्यू है 10 रुपये, वो 10 रुपये बेटा मांगने के अपने अपने तरीके होते हैं। या तो कंपनी बेटा एक साथ पैसा मांग सकती है, वन शॉट पेमेंट, उसको यहाँ पर बोलते हैं लमसम पेमेंट मेथड। या फिर बेटा मांग सकती है किस में, इंस्टॉलमेंट में, कि 2 रुपये दे दो, 3 रुपये दे दो, फिर 2 रुपये दे दो, फिर 3 रुपये दे दो, 10 रुपये पूरे करने हैं। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, अमाउंट कॉल्ड बाय पब्लिक कंपनी फ्रॉम पब्लिक। कंपनी बेटा जो पैसा मांग रही है किससे, पब्लिक से। अब जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया, हमने कितने शेयर्स इशू करे थे, 60,000 शेयर्स।
तो मैंने यहाँ लिख दिया अमाउंट कॉल्ड बाय पब्लिक कंपनी फ्रॉम पब्लिक 4 60,000 शेयर्स एट द रेट क्या है ₹10 ईच। एट द रेट क्या है ₹10 ईच। अब ये जो कंपनी को 10 रुपये मांगने हैं, इस 10 रुपये मांगने के दो तरीके हो सकते हैं। एक लमसम पेमेंट मेथड, लमसम पेमेंट मेथड में क्या होता है, कंपनी जो पैसा मांग रही है मतलब 10 रुपये, उसको बेटा वन शॉट पेमेंट कहते हैं। सारा का सारा पैसा एक साथ ही रिसीव हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं ₹10 रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले पब्लिक को पैसे देने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ एडवांस देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, उसको बोलते हैं क्या, एप्लीकेशन। तो अगर 10 रुपये कंपनी को मिल रहे हैं, अगर कंपनी 10 रुपये मांग रही है किससे, तो अमाउंट कॉल्ड बाई पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मांग रही है पब्लिक से 60,000 शेयर्स पर 10 रुपये दे दो, और 10 रुपये एक साथ मांग रही है तो उसको बोलेंगे बेटा लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड में क्या होता है, ₹10 रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एक साथ ही रिसीव हो जाएगा। बेटा एक मेथड होता है इंस्टॉलमेंट मेथड। देखो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, मन में आ रहा होगा सर पॉसिबल क्या है, कभी वो 60,000 वाला बताते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट पॉसिबल है, यही पॉसिबल नहीं है। बेटा शेयर्स ना देखो इलेक्ट्रॉनिकली सेल परचेज होती है डीमेट अकाउंट के थ्रू। कोई भी कंपनी शेयर्स इंस्टॉलमेंट में मतलब शेयर्स इशू करती है, लेकिन बेटा उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में नहीं मांगती, एक साथ ही मांग लेती है। कितने बंदों का हिसाब रखेगी, कल को कोई पैसा नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल अब जो इंस्टॉलमेंट होती है, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन की, सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होती है किसकी, एप्लीकेशन की। सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट की, फिर होती है फर्स्ट कॉल, फिर होती है सेकंड कॉल, और फिर होती है फाइनल कॉल। देखो मिनिमम इंस्टॉलमेंट, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक पॉइंट की, मिनिमम इंस्टॉलमेंट आपकी कम से कम 2 होनी चाहिए। क्यों सर एक क्यों नहीं, एप्लीकेशन पर ही पैसा मांग लो। बट अगर एप्लीकेशन पर ही पैसा आ जाएगा तो वो लमसम पेमेंट मेथड बन जाएगा। अगर सारा का सारा पैसा एक साथ ही आ जाएगा तो बेटा वो लमसम पेमेंट मेथड बन जाएगा। तो जब भी कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है बेटा, वो इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड होती है। सबसे पहला जो बेटा एप्लीकेशन आती है, ये जो एप्लीकेशन होती है पहले पब्लिक ही जाएगी कंपनी के पास शेयर्स अप्लाई करने, तो ये जो एप्लीकेशन है एडवांस होती है। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, फिर होती है फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर फाइनल कॉल। सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर फाइनल कॉल। ज़रूरी नहीं है सारी कॉल मांगनी है। कंपनी भाई कई बार एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर ही काम ख़त्म कर देगी। एप्लीकेशन पर 10 रुपये लेने थे, 5 रुपये एप्लीकेशन पर ले लिए, 5 रुपये अलॉटमेंट पर ले लिए। और मैं कहता हूँ एप्लीकेशन पर 5 ले लिए, 3 रुपये अलॉटमेंट पर ले लिए, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, और यही फाइनल है। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर सेकंड कॉल भी मांगी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल बन जाएगी। और अगर 5 इंस्टॉलमेंट मांगी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। अच्छा इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ ज़रा स्टार मार्क कर लो, नीचे देख लेना। थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने जब कंपनीज की बुक स्टार्ट करवाई थी जब भी आपको ये पॉइंट बताया था। मिनिमम अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। चलो मैं कहता हूँ बेटा एप्लीकेशन पर 2 रुपये मांगे, फिर अलॉटमेंट पर 3 रुपये मांग लिए, फिर फर्स्ट कॉल पर हमने 2 रुपये मांग लिए,
फिर सेकंड कॉल पर 1 रुपये मांग लिया, 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10। तो ये हमारा कुछ पैटर्न था पैसा मांगने का। लेकिन एप्लीकेशन पर एक अमाउंट की लिमिट होती है कि कम से कम कितना पैसा रिसीव होना चाहिए। अब ये थियोरटिकली इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को पता है 20 मार्क्स के बेटा क्या आने हैं, एमसीक्यू आने हैं, और एनालिसिस में जिसमें से 7 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, पॉसिबल है, पूछ सकते हैं। ये जो लिमिट है बेटा मिनिमम अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये जो है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, एज पर कंपनीज एक्ट, ये है 5% ऑफ फेस वैल्यू। बेटा तो एज पर कंपनीज एक्ट ये लिमिट है 5% ऑफ फेस वैल्यू, और एज पर सेबी ये जो लिमिट है ये है 25% ऑफ इशू प्राइस। 25% ऑफ इशू प्राइस, इतना मिनिमम पैसा आना ही आना चाहिए। और इन दोनों का हम लेते हैं हायर, इन दोनों का हम लेते हैं हायर। जनरली हायर जो आएगा बेटा सेबी के अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि इशू प्राइस हमेशा ज़्यादा ही होता है या इक्वल भी होगा, तो जब भी ज़्यादा ही आएगा। तो मिनिमम अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन क्या है कि कम से कम कितना पैसा रिसीव होना चाहिए एप्लीकेशन पर जो एडवांस पैसा आ रहा है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो लिमिट है ये है 5% ऑफ फेस वैल्यू, और सेबी के अकॉर्डिंग ये जो लिमिट है ये है 25% ऑफ इशू प्राइस। किसी का रहता है एक बार वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लेना। अब इसका क्या मतलब है फेस वैल्यू इशू प्राइस का? बेटा हर शेयर की अपनी क्या होती है, एक फेस वैल्यू। हर शेयर की अपनी क्या होती है, एक फेस वैल्यू। मैं कहता हूं एक शेयर की फेस वैल्यू अभी कितनी बताई, ₹10। एक शेयर की कितनी वैल्यू होती है, ₹10। अगर वो इसको इशू करता है, मैं बोलूं इशू प्राइस 10 रुपये का शेयर 10 रुपये पर ही इशू कर देता है, कोई एक्स्ट्रा पैसा मतलब प्रीमियम नहीं ले रहा है, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है, फेस वैल्यू 10 और 10 पर इशू कर देते हैं, तो इशू प्राइस 10, फेस वैल्यू भी 10, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। बेटा एक शेयर कितने का है, 10, उसको हम इशू कर रहे हैं 20 रुपीज़ पर। 10 रुपये की चीज़ कितने पर इशू करी, 20 पर। तो बेटा या 20 हो कुछ भी हो, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और प्रीमियम के अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं है, लो लिमिट ऑफ प्रीमियम, नो लिमिट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम के अमाउंट पर कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी एक्स्ट्रा पैसा वो कंपनी रेज कर सकती है। जो कंपनी पैसा रेज करेगी वो कितना भी मैक्सिमम पैसा रेज कर सकती है। सर एक बात बताओ, 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये पर इशू करी, तो आपने बोला इसको इशू शेयर एट पार वैल्यू। 10 रुपये की चीज़ कितने पे इशू करी, 20 रुपये पर, तो इसको बोला इशू शेयर एट प्रीमियम। सर डिस्काउंट भी तो हो सकता है, 10 रुपये की चीज़ क्या पता कोई 8 रुपये पर दे दे। बेटा ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये क्या होता है आने वाले टाइम पर इसको बात करेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में ही ये सिर्फ बेटा क्या हो सकता है, डिस्काउंट पर शेयर्स इशू हो सकते हैं, नहीं तो नोट लिख सकते हो, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स इज नॉट अलाउड या नॉट परमिसिबल एट डिस्काउंट। तो जो पब्लिक इशू है शेयर्स का, उसको हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमने जो पढ़ा वो हम पढ़ रहे हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, कंपनी ने बेटा जो भी पैसा लेना है अब उसको इंस्टॉलमेंट में लेती है, मांगती है, मतलब अमाउंट कॉल्ड बाय पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी पैसा मंगवा रही है किससे, पब्लिक से, कि लाओ भाई पैसा दे दो, लाओ भाई पैसा दे दो। अगर 60,000 शेयर्स पर 60,000 शेयर्स पर बेटा 10 रुपये आ रहे हैं, अब वो 10 रुपये एक साथ लेगी तो लमसम पेमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट में लेगी तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। एक थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, मिनिमम अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन की मिनिमम अमाउंट कितना रिसीव होगा, वो मिनिमम अमाउंट कितना रिसीव होगा एज पर कंपनीज एक्ट, वो लिमिट है 5% ऑफ
फेस वैल्यू और सेबी के अकॉर्डिंग लिमिट है 25% ऑफ इशू प्राइस, इनका जो क्या आएगा हायर, इन दोनों वैल्यू का क्या आएगा हायर, वो मैंने आपको समझा दिया। फेस वैल्यू क्या होती है 10 रुपये, और 10 रुपये पर इशू हो रहा है तो इशू प्राइस भी 10 रुपये, तो इशू को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। बेटा इशू फेस वैल्यू कितनी 10, इशू कर रहे हैं 20 रुपये पर, तो ये 10 रुपये का शेयर ज़्यादा पर इशू होगा उसको बोलते हैं प्रीमियम, और लिमिट कोई भी नहीं है प्रीमियम पर, कितना भी प्रीमियम हो सकता है 100, 200, 1000, 500 तुम्हारी मर्जी है। डिस्काउंट पर पॉसिबल नहीं है, एक केस में पॉसिबल है स्वेट इक्विटी शेयर्स, लेकिन इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, किसी और क्लास में बात करेंगे। तो पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स इज नॉट पॉसिबल एट, नॉट अलाउड एट डिस्काउंट। एक हमारा लास्ट कैपिटल आया, वो आया पेड अप कैपिटल। जो हमारा लास्ट कैपिटल आया वो आया पेड अप कैपिटल। बेटा कंपनी ने पैसा मांगा, अब पब्लिक उसमें से कितना दे देती है, कंपनी ने पैसा मांगा अब उसमें से वो कितना पे कर देती है, तो अमाउंट एक्चुअली पेड बाय पब्लिक टू कंपनी, अमाउंट एक्चुअली पेड बाय पब्लिक टू कंपनी। बेटा दो तरीकों से कंपनी पैसा मांग सकती है, एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड और एक लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट में जब कंपनी 10 रुपये मांगेगी तो हमें 10 रुपये एक साथ ही पे करने पड़ेंगे, 10 रुपये एक साथ ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन इंस्टॉलमेंट मेथड में कंपनी बेटा इंस्टॉलमेंट पैसा मांगेगी 2, 3, 2, 1, 2, तो उसके हिसाब से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बेटा पेड अप कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल कैसे निकालते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल, और इसमें से माइनस कर देते हैं कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है, जो भी पैसा, या इसको बोल सकता हूँ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो पैसा ड्यू हुआ लेकिन मिला नहीं है, ड्यू हुआ लेकिन मिला नहीं है। बेटा पेमेंट मांगने के दो मेथड थे कॉल्ड अप के, लमसम पेमेंट मेथड, लमसम पेमेंट मेथड कॉल्ड अप कैपिटल था, और एक था इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड के अंदर कॉल्स इन अरियर्स मतलब कंपनी ने पैसा मांगा लेकिन पब्लिक ने नहीं दिया, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? लमसम पेमेंट मेथड के अंदर सारा का सारा पैसा एक साथ ही पे करना होता है। जब सारा का सारा पैसा एक साथ ही पे करना होता है तो बेटा कॉल्स इन अरियर्स का तो चांस ही नहीं है, तुम्हें सारा का सारा पैसा एक साथ ही देना है, शेयर्स वरना देगी ही नहीं पब्लिक कंपनी। तो लमसम पेमेंट के केस में पॉसिबल नहीं है, इंस्टॉलमेंट मेथड के केस में ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बेटा कंपनी पहले देखो, जो बस एक एप्लीकेशन अमाउंट जो होता है सिर्फ यही एडवांस होता है, बाकी सब पहले कंपनी मांगती है, ड्यू करती है, उसके बाद अगर पब्लिक कंपनी ने मांगा और पब्लिक ने पे कर दिया तो बेटा पेड अप कैपिटल के अंदर आएगा। अब कॉल्ड अप कैपिटल कितना था, कॉल्ड अप कैपिटल बेटा कितने शेयर्स पर था, 60,000 शेयर्स पर 10 रुपये। हमने कितना पैसा मांगा था उनसे, 6 लाख। हमने कितना पैसा मांगा था, 6 लाख। मैं कहता हूँ एक बंदा है, उस बंदे का नाम है गौरव धमीजा। गौरव धमीजा के पास 2000 शेयर्स हैं, गौरव धमीजा के पास 2000 शेयर्स हैं। गौरव धमीजा से बेटा पब्लिक ने कितने मांगे, पब्लिक कंपनी ने 2 रुपये, मैंने पे कर दिए। अलॉटमेंट पर 3 रुपये मांगे, मैंने पे कर दिए। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये मांगे, मैंने पे कर दिए। ना मैंने सेकंड कॉल पे करी, ना ही मैंने फाइनल कॉल पे करी। कंपनी ने 2 रुपये मांगे, पे कर दिए, 3 रुपये मांगे, पे कर दिए, 2 रुपये मांगे, पे कर दिए, 2 और 3 5 और 3 7। कंपनी ने 7 मांगा, 7 दे दिया। कंपनी ने फिर 1 रुपया मांगा, बेटा अभी तक कॉल्ड अप कैपिटल था 7, पेड अप भी था 7, कंपनी ने 1 मांगा, पे नहीं करा, कॉल्ड अप कैपिटल बन जाएगा 8, 8 मांग ली, पेड अप कैपिटल 7। कंपनी ने फिर 2 रुपये दोबारा मांगे, कॉल्ड अप कैपिटल 10, मैंने पे ही नहीं करा, मैंने ये भी पे नहीं करा, ये भी पे नहीं करा। वो बाद में देखेंगे कंपनी कई बार बेटा शेयर्स ही फॉरफिट कर लेती है। तो मैंने कितने 3 रुपये पे नहीं करे इंटू ₹3, किसके, सेकंड कॉल के और एक फाइनल कॉल के। तो कंपनी के पास 6,000 रुपये नहीं आए होंगे, तो मैंने शेयर्स इशू करे थे 60,000, 60,000 इंटू 10, कंपनी ने कितना मांगा 6 लाख रुपये, मैंने 2,000 शेयर्स पर 3 रुपये पे नहीं करे, तो कॉल्स इन अरियर्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 6,000। तो कंपनी को ₹5,94,000 रिसीव हो गए होंगे, कंपनी को
4,94,000 रिसीव हो गए होंगे। ये था पेड अप कैपिटल का कंसेप्ट। वीडियो पॉज कर सकते हो, इसको यहाँ से एक बार नोट कर सकते हो।